चैनल लर्निंग थ्रू वी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट की तैयारी करवा रही हूँ। दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं लेके आई हूँ इकाई 8 जो हमारी नाटक की विधा है, उसके अंतर्गत एक नाटक है अंजू दीदी। अंजू दीदी आज मैं लेके आई हूँ, जानेंगे इसके पात्र और इसकी कथा वस्तु क्या है। इसमें अंजू दीदी जो नाटक है ये उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखी गई है। तो उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म वर्ष 1910 ईस्वी है। दोस्तों इसी आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि जितने भी हमारे नाटककार या उपन्यासकार हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उन सब का जन्म वर्ष तो हमें याद होने ही चाहिए। तो उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म वर्ष 1910 ईस्वी में हुआ था और अंजू दीदी आई है 1955 में। इसे भी आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि अंजू दीदी 1955 में आई थी। एक और नाटक 1955 में आई है, वो अंधा युग जो धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग, वो भी 1955 में आई है और अंजू दीदी भी 1955 में आई है। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रख लीजिएगा कि दोनों नाटक जो है 1955 में आई है। आगे की वीडियो में अंधा युग के बारे में बताऊंगी, आज मैं अंजू दीदी को लेके आई हूँ। तो दोस्तों देखते हैं इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। और यह एक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक नाटक है, यानी कि मनोवैज्ञानिक भी है और सामाजिक भी नाटक है। और इसमें 2 अंक है, इसे भी आपको याद करना पड़ेगा। ये पूछ दिया जाता है कि कौन सा नाटक कितने अंकों का है, तो ये 2 अंकों का नाटक है दोस्तों। और ये एक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक नाटक है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। इसमें जो प्रमुख पात्र है सबसे पहले अंजू दीदी, जैसा कि नाटक का भी नाम अंजू दीदी है तो यहाँ से इसकी जो प्रमुख पात्र हो गई वो भी अंजू दीदी ही है। और अंजू दीदी का जो वास्तविक नाम था वो अंजलि था, अंजलि से वो अंजू दीदी हो गई भी है। और श्रीपत अंजू दीदी का भाई था। इंद्र नारायण अंजू दीदी के पति हैं और वो एक पेशे से वकील थे। नीरज अंजू दीदी का बेटा है। अनिमा अंजू दीदी की बेटी हो गई। इसके बाद ओमी अंजू दीदी की बहू हो गई। और मुन्नी हो गई नौकरानी। और एक और दोस्तों यहाँ पे एक और पात्र है नीलम जो इनका अंजू दीदी का पोता हो गया, जो दूसरे अंक में आता है तो अंजू दीदी का पोता हो गया, यानी कि नीरज और ओमी का बेटा नीलम हो गया यहाँ पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके कथा में क्या खास है। जो सबसे पहला अंक है तो इस नाटक का बहुत बार मंचन हो चुका है और ये नाटक मंचन में भी बहुत बार सफल भी हुआ है। तो इसकी सबसे शुरुआत जो होती है इस नाटक की डाइनिंग टेबल से होती है, जबकि ओमी दीदी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपना समय की बहुत पाबंद थी। उसे अपना हर काम एक समय पे ही करना अच्छा लगता था। अगर उस समय के दायरे में नहीं होता था तो वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। तो इसीलिए उसका था कि जो सब चीज का एक टाइम बनाई हुई थी, जैसे सुबह का नाश्ता 8 बजे होना चाहिए, दोपहर का खाना 1 बजे, शाम का नाश्ता 3 बजे और रात का खाना 9 बजे। बस इसी टाइम टेबल से वो अपना दिन भर का रूटीन फॉलो करती थी। वो इस टाइम की बहुत बड़ी ही पाबंद थी, यानी कि वो शुरुआत एक डाइनिंग टेबल से होती है। जब उसे गुस्सा आ जाता है कि 8 बजने वाले होते हैं और खाना सुबह का जो नाश्ता होता है वो डाइनिंग टेबल पर नहीं लगा रहता है, तो वो अपनी नौकरानी पे गुस्सा हो रही होती है। उसके बाद होते कि दोस्तों ये अंजू दीदी बचपन से ही समय की बहुत पाबंद थी। इसे नाटक में कहा गया है कि अंजू दीदी जो समय की पाबंद थी वो अपने नाना से सीखी थी, क्योंकि उसके नाना जो थे अंजू दीदी के नाना वो भी समय के बहुत बड़े पाबंद थे। और सबसे जो खासियत रहती है अंजू दीदी में कि वो दूसरे को अपने काबू में रखना चाहती है, यानी कि जितने भी उसके फैमिली मेंबर है वो सबको कहते कि सब मेरे अंदर रहे, सब जो मैं कहूँ वो मेरे अनुसार ही करे। ये अंजू दीदी का एक बहुत बड़ा इसे गुण कहिए या अवगुण कहिए वो रहता है कि वो दूसरे को अपने काबू में रखना चाहती थी। उनका जो लाइन है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है या पूछे जाने की संभावना है कि वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। अगर आप समय के अनुसार चलते हैं तो आप, उनका कहने का मतलब कि अगर आप समय के अनुसार चलते हैं तो आप में संस्कार है, आप अच्छे संस्कार की हैं, यानी कि वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है दोस्तों, उनका ये कहना था। उनका जो बेटा था नीरज वो क्रिकेट खेलना चाहता था, क्रिकेट में कैप्टन बनना चाहता था, लेकिन अंजू दीदी उसे कमिश्नर बनाना चाहती थी। इसी में जब उनका भाई था श्रीपत, जब वो अपने बहन के यहाँ आता था तो वो वहाँ के नियम और कानून को देख के बहुत परेशान हो जाता था। वो अपने जीजा जी को कई बार शराब पीने के लिए भी देता था। इसी में उसके जीजा जी जो थे वो भी शराब पीने लग जाते हैं।
और जो अपने भांजा यानी कि जो अंजू दीदी का जो बेटा होता है वो श्रीपद अपने भांजे के लिए वो क्रिकेट का किट लेके आता है। इसे देख के अंजू दीदी बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है कि सब मेरे अंदर में नहीं है, सब मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो ये देख उसे बहुत गुस्सा हो जाती है और जब उसे लगता है कि कोई भी फैमिली मेम्बर मेरा बात नहीं मान रहा है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और डिप्रेशन के शिकार होकर वो आत्महत्या कर लेती है। डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों पहला अंक में यही दिखाया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं कि दूसरा अंक में क्या दिखाया गया है। दूसरा अंक में यह दिखाया गया है कि जो नीरज जो था उनका बेटा वो बनावटी स्वभाव से चलने लगता है और इनका जो पति इंद्र नारायण था वो वकील से जज बन जाते हैं और वो बहुत जैसे शादी से पहले वो बहुत हंसमुख रहते थे लेकिन शादी के बाद वो बहुत गुमसुम से रहने लगे थे, क्योंकि बहुत गुमसुम से रहने लगे थे। तो यहाँ पे दूसरे अंक में दिखाया जाता है कि इंद्र नारायण वकील से जज बन जाते हैं और जो नीरज जो कि कैप्टन बनना चाहता था और अंजू दीदी उसे कमिश्नर बनाना चाहती थी वह सिटी मजिस्ट्रेट बन जाता है। उसके बाद जो उसकी विरासत उसकी बहू यानी कि ओमी संभालती है, यानी कि जो समय की पाबंद जो पहले अंक में अंजू दीदी को दिखाया गया है वो ही दिखाया गया है दूसरे अंक में उनकी बहू को। अंजू दीदी के रूप में उनकी बहू को दिखलाया गया कि वो भी समय की बहुत पाबंद थी और वो भी यही चाहती थी कि मेरे जितने भी घर के मेरे सदस्य सब मेरे काबू में रहे। यहाँ भी यही दिखाया गया है। और उसका बेटा यानी कि उसका बेटा नीलम जो था वो नीरज और ओमी का बेटा था, वो कवि बनना चाहता था लेकिन नीरज उसे कप्तान बनाना चाहता है क्योंकि वो खुद तो कप्तान नहीं बन पाया क्रिकेट का, तो वो चाहता था कि मेरा बेटा कप्तान बने, जबकि ओमी उसे आईसीएस बनाना चाहती थी और ओमी उसे आईसीएस बनाना चाहती थी। लेकिन अंत में दोस्तों ये होता है कि नीलम कुछ भी नहीं बन पाता है और इंद्र नारायण वकील से जज बन जाते हैं। तो यही उस दूसरे अंक में भी यही दिखाया गया है कि कैसे अंजू दीदी के मरने के बाद भी ओमी के रूप में अंजू दीदी उस परिवार में रहती है, उनके नियम कानून को सब मानने लगते हैं। यहाँ के इंद्र नारायण भी ओमी के नक्शे कदम पे ही चलने लगते हैं। वो जो अंजू दीदी बोलती थी उसी बात को वो फॉलो करने लगते हैं दोस्तों। और इस नाटक में जो है अनुवांशिकता चलती रहती है, यानी कि पहले अंक में दिखाया गया कि अंजू दीदी समय की बहुत पाबंद थी, दूसरे अंक में दिखाया जाता है कि उनकी विरासत उनकी बहू संभालती है। बहू समय की पाबंद हो जाती है कि उसे भी 8 बजे नाश्ता चाहिए, 1 बजे दोपहर का खाना चाहिए, 3 बजे नाश्ता चाहिए या फिर रात को 9 बजे रात का खाना चाहिए। दोस्तों यही दिखाया गया है पहले अंक में ओमी इसको अंजू दीदी को और दूसरे अंक में ओमी को दिखाया गया है कि जो अंजू दीदी पहले अंक में काम कर रही थी, समय का पाबंद थी, वही दूसरे अंक में ओमी कर रही थी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, घर में रहिए, खुश रहिए।